नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान में प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र की, यानी इको सिस्टम। इसके अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र अगर देखा जाए दोस्तों तो रटने वाला नहीं, समझने वाला टॉपिक है। इस पर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। क्लास समाप्त होते ही आप लोग जाइएगा, उसको डाउनलोड करके कभी भी देखिएगा। तो जैसा कि अपन हर बार करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, तो इसमें भी अपन कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, चलिए अपन सबसे पहले पहली स्लाइड में खोल लेता हूं और वहां से समझते हैं। ये पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपन सबसे पहले समझेंगे। इसी कंसेप्ट में दोस्तों पूरी की पूरी स्लाइड है, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद जितनी भी स्लाइडें खुलेंगी 10 से 11, वो पूरी की पूरी सिर्फ इसी में है। इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको बाहर का, इसके बाद का समझने की आवश्यकता नहीं है। वो खाली प्रश्नोत्तर है, वो प्रश्नोत्तर आपसे अपने आप आने लगेंगे, बस आप इसको समझ जाइए। अब प्रश्न इसमें कैसे आते हैं दोस्तों, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, अकार्बनिक पदार्थ क्या है, भौतिक कारक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। समझ रहे हैं ना। यदि आप लोगों ने पेपर दिया होगा, पहले आप लोगों ने 2 से 3 पेपर दे रखे होंगे या एक ही पेपर दे रखा होगा, तो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो लोग नए विद्यार्थी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि खाद्य श्रृंखला से संबंधित लिंडन का नियम, 10% का नियम, ये सब क्या है। तो चलिए दोस्तों अपन एक ही इस पूरी स्लाइड में समझ लेते हैं। इसको अपन 3 भागों में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन इसको उठाएंगे, पहले वाले को, यानी कि ये, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, इस वाले को मैं देता हूं दूसरा नंबर, और ये जो नीचे बनी हुई है इसको देता हूं तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अब अपन इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत में इस पूरे को समझ लेते हैं, है क्या पारिस्थितिकीय तंत्र। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र जो है, इकोलॉजी एक तरीके से देखा जाए तो इकोसिस्टम से बना हुआ है। यानी यदि मैं पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करूं तो उसको अपन नॉर्मल कहते हैं इको सिस्टम। क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। इको सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों तंत्र। क्या होता है? तंत्र। इको मतलब हो जाता है पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय ये होता है इको सिस्टम। और यदि इसमें लॉजी शब्द जुड़ जाता है, जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी देखा होगा, सोशलॉजी देखा होगा, है ना, माइक्रोलॉजी देखा होगा, फाइकोलॉजी देखा होगा, तो जब हम लॉजी शब्द लास्ट में लगा देते हैं तो लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन। क्या हो जाता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन। तो उसी प्रकार इको के लास्ट में यदि लॉजी लग गया तो उसका मतलब हो गया पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन। ठीक है, इतनी बात हम समझ में आई। अब अपन इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये इको। इको क्या है? देखिए, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई भी, चाहे मैं व्यक्ति की बात कर लूं, प्राणी की बात कर लूं, किसी भी कोई भी पदार्थ की बात कर लूं, वो अकेले संभव नहीं है। यदि वो है तो उसके साथ में भी कोई ना कोई होगा, तभी वो है। यानी कि एक दूसरे की सहायता करना। सहायता इसलिए करना क्योंकि जीवित रहना है। कैसे? जैसे कि आप हैं, मैं हूं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, एक तरीके से, सॉरी, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, करते हैं ना। अब जब हम ये काम करते हैं तो पेड़ इसके विपरीत काम करते हैं, और दोनों का एक दूसरे से जो संबंध है, ये संबंध ही कहलाता है इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम की बात मैंने एक स्तर पर कर ली, इसी इकोसिस्टम की बात यदि मैं पूरे स्तर पर कर लूं तो जो पेड़ हैं वो बिना सूर्य के रह नहीं सकते, क्योंकि सूर्य का जब तक उनको प्रकाश नहीं मिलेगा, आप बताइए, यदि सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? हरित लवक के माध्यम से। भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट उनका जो मुख्य भोजन है, यदि वो नहीं बनता है तो फल कैसे लगेंगे? और यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, फल नहीं लगेंगे, तो ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे होगा? ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो हम जो प्राणी हैं वो किस तरीके से रह पाएंगे? तो आप देख रहे हैं ना कि इनके बीच में एक संबंध है। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, बिना किसी स्वार्थ के। आप यदि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो किसी स्वार्थ से छोड़ रहे हैं क्या, कि नहीं यार आज मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे पेड़ों को देना नहीं है, तो ऐसा आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये पूरे संबंध अपने आप ऊपर से ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा अपने आप बने हुए हैं। यही पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों इको सिस्टम कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को।
इसी इकोसिस्टम को यदि आप, मैं यानी कि कोई थर्ड पर्सन इसका अध्ययन करता है, वो इन चीजों को समझता है कि किनके बीच कैसा क्या संबंध है, उस अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, तो यहां से हमने इकोसिस्टम और इकोलॉजी को पढ़ा। दो बातों को और आप लोग याद रख लें कि सर्वप्रथम ऑक्योलॉजी शब्द का प्रयोग आर्ट हैकल ने 1869 में किया, यानी 1869 में। किसने? आर्क हैकल ने। इसने कब किया है? 1869 में। ऑक्योलॉजी शब्द ही बाद में इकोलॉजी दोस्तों बन गया। इसलिए एक प्रश्न यहां से आता है। दूसरा आता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो 1935 में एजी टेंसले ने, 1935 में एजी टेंसले के द्वारा। अब इस इकोलॉजी को समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ टर्म समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इसकी पूरी कंडीशन समझना जरूरी है। जो जो इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं उसको समझना जरूरी है। वहां से अपन इसको देखते हैं। विश्वास मानिएगा दोस्तों, यदि आपने इस पूरे चार्ट को समझ लिया तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 बार आप जहां इस लेक्चर को देख लेंगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। अन्यथा एक एक लाइन याद करते फिरेंगे, भूल ही जाएंगे कि कार्बनिक क्या है, कार्बनिक कहाँ है, क्या है ना, और वहां परीक्षा में जाके गलत कराएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से अब आप लोग देखते हुए जाइएगा। चलिए, मजा आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक। पूरा हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो 2 पर ही चलने वाला है। एक होते हैं जैविक घटक, जैविक घटक, और एक होते हैं अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक को अबायोटिक बोलते हैं और अजैविक घटक को बायोटिक बोलते हैं। क्लियर सी सीधी परिभाषा है कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जीवन है और जो ग्रोथ करते हैं, यानी कि जो लिविंग पर्सन है, जो ग्रोथ करेंगे, जिनमें जीवन है। समझिएगा। और अजैविक घटक वे होते हैं जो ग्रोथ नहीं करते और जिनमें जीवन नहीं है। समझिए कैसे? जैविक घटक की जैसे मैंने बात की, तो जैविक घटक के अंतर्गत 3 आते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक को कहते हैं प्रोड्यूसर, उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर, और अपघटक को बोलते हैं डीकंपोजर। क्लियर है? इन पे अपन चर्चा करेंगे। पहले जैविक अजैविक को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक अजैविक को अच्छे से नहीं समझ लेते, जब तक आगे बढ़ना बेकार है। क्योंकि यदि ये दोनों क्लियर नहीं हुए तो सब फिर गुचड़ बुचड़ हो जाएगा, अपनी देसी भाषा में बताऊं मैं आपको तो जैविक घटक जिनमें जीवन है। जीवन किन किन में है? पेड़ पौधों में जीवन है, मनुष्य में जीवन है, छोटे छोटे कीड़ पौधे, बकरी, बैल, गाय, भैंस, इन सभी में जीवन है। ये ग्रोथ करते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। इनका पोषण होता है, ये पोषण स्तर के होते हैं। क्लियर? लेकिन जो अजैविक घटक है, जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर दूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल जो आप पी रहे हैं, वायु जो आप ले रहे हैं, मिट्टी, खनिज, चट्टाने, तापमान जो गर्म होता है, आर्द्रता जिसमें नमी है, प्रकाश जो हमें देख रहा हूं, वायुमंडलीय दाब, ये जितने भी चीजें होती हैं ये सब अजैविक घटक होती हैं। क्या इनको आप ये कर सकते हो कि कभी जल आपसे बोल दे कि आज तो मैं 1 किलो का था, शाम तक में मेरा मन है कि मैं 10 ग्राम का हो जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता ना। जल उतना ही रहता है। तो मेरा मतलब है कि जो बढ़ते नहीं है, जो ग्रोथ नहीं करते, वो अजैविक घटक होते हैं, और जो ग्रोथ करते हैं वो जैविक घटक होते हैं। तो 2 चीजों को आप लोग विशेष ध्यान रखें पूरे में, तभी आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा। क्लियर है? अब हम उठाते हैं सबसे पहले जैविक घटक को। ये पूरा चार्ट आप लोगों ने समझ लिया। इस पूरे चार्ट में मैं ऊपर ऊपर थोड़ा और बता देता हूं। जैविक घटक जो होंगे उनमें क्या क्या होगा? 3 भाग में आ जाता है। एक आ जाता है उत्पाद, ये देखिए यहां पर, एक आ जाता है उत्पाद, एक आ जाता है उपभोक्ता, और एक आ जाता है अपघटक। उत्पाद का मतलब होता है प्रोड्यूसर, जो कि उत्पाद करेंगे, किसी चीज को पैदा करना। उपभोक्ता का मतलब होता है उन चीजों को खा लेना, यानी उपभोग कर लेना। अपघटक का क्या मतलब होता है दोस्तों? अपघटक का मतलब होता है ये वो जीव होते हैं जो किसी भी, जो भी उत्पाद हो या उपभोक्ता हो, जब ये इस दुनिया में नहीं रहते, यानी कि मृत अवस्था में आ जाते हैं, तो इन्हीं की मृत अवस्था को मिट्टी में मिला देने का काम, यानी कि पूर्णतः मिट्टी में परिवर्तित कर देना ही अपघटन कहलाता है, या अपघटक का कार्य है। अपघटक का सीधा सीधा कार्य होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को, समझिएगा, या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके उन्हें मिट्टी में मिला देना, यही अपघटक का कार्य होता है। इनमें मुख्यतः आते हैं दोस्तों जीवाणु और कवक। क्लियर? अब अपन देखें अजैविक घटक में तो 3 होते हैं। एक होता है कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन होगा, एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता, और एक होते हैं जलवायवीय कारक, या इनको हम भौतिक कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक कारक।
जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृतियां आती हैं। अब अपन एक को उठाते हैं और उसमें समझते हैं कि कैसे क्या कार्य होता है। लिंडमान का जो ऊर्जा नियम है वो अपन अंतिम में देखेंगे। देखिए ये आ गया, ये अपन ने पहले पार्ट को उठा लिया, जैविक घटक। तो सबसे पहले अपन उत्पाद की बात कर लेते हैं, यानी प्रोड्यूसर। मुख्यतः इसको मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है। ग्रीन कलर से कर रखने का मतलब ये है कि इसमें पेड़ पौधे या वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उत्पादक जिन्हें हमने प्रोड्यूसर कहा, ये किस तरीके से कार्य करते हैं पहले इसको देखते हैं। तो उत्पादक में इन्होंने सूर्य से प्रकाश लिया दोस्तों। सूर्य से इन्होंने जैसे ही प्रकाश लिया, हरित लवक के साथ में मिलकर इन्होंने क्रिया की और CO2 के साथ में मिलकर इन्होंने क्या बना लिया दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना लिया कि नहीं बना लिया, 1:1 इसके रेशियो में होता है कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 यही होता है ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना लिया। और H2O इनको कहां से मिल गया, जड़ के माध्यम से मिल गया, वायु है ही। इन सब को मिला लेने के बाद इन्हीं उत्पादकों ने भोजन भी दिया और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी दी। ऑक्सीजन दिया, भोजन दिया। अब यहां से उत्पादक का जो कार्य है देने वाला, वो यहां से समाप्त हो गया। अब इसके बाद कौन सा कार्य आता है, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। ये कंज्यूमर कौन थे, कंज्यूमर हम लोग हैं, बकरी बिल्ली हैं, गाय हैं और शेर हैं। इसमें 3 प्रकार के आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें आती हैं बकरी और गायें। दूसरे में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जिसमें आते हैं मनुष्य। और तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं शेर, चीता, जो कि इनको खाते हैं। अब इनके खाने का क्रम किस तरीके का है दोस्तों, तो समझिए। प्राथमिक उपभोक्ता ने क्या किया, उत्पादक को खाया। उत्पादक क्या है, पेड़ पौधे, तो बकरी गाय ने इनको खाया। द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो है मनुष्य। अब आप समझिएगा यहां से ये क्रम कैसे चल रहा है। उत्पादक ने, मान लीजिए उत्पादक को मैं यहां पर बना दूं, ये है उत्पादक, तो सबसे पहले इन्होंने इनको खाया। और प्राथमिक उपभोक्ता बकरी गाय, इनको अब किसने खाया, तो द्वितीयक उपभोक्ता यानी मनुष्य ने खाया। मनुष्य ने इनको भी खाया, साथ साथ में उत्पादक जो पेड़ पौधे थे इनको भी खाया। अब द्वितीयक उपभोक्ता के बाद आ गए कौन, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता किसको खाएंगे, वो या तो बकरी गाय को खाएंगे या मनुष्य को खाएंगे। तो इस तरीके से इन तीनों उपभोक्ताओं के जो नाम है वो अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, प्राथमिक उपभोक्ता को हम बोलते हैं दोस्तों शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी। मनुष्य जो है वह उपभोक्ताओं की श्रेणी में सर्वहारी में आता है। किसमें आता है, सर्वहारी में आ जाता है। और तृतीयक उपभोक्ता की यदि हम बात करते हैं, शेर और चीता की, तो ये दोस्तों किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं मांसाहारी में। क्या, मांसाहारी में। अब आप लोग समझे, अपन ने ये जो बातें की, ये किसकी बातें थी, ये थी पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्लियर। अब अपन चर्चा कर लेते हैं अपघटक की। ये हैं अपघटक। अपघटक कौन से हैं, ये तीसरी श्रेणी के हैं जैविक घटक में, जिनमें आएंगे जीवाणु और कवक। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये जितने भी हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये जैसे ही मरेंगे, आप घटक बैठे रहते हैं चुपचाप, सोचते हैं जल्दी मरो फिर हमारा काम आएगा। तो जैसे ही मर जाते हैं तो जीवाणु हुए, कवक हुए, कुछ मनुष्य के शरीर में तो हमेशा ही अपघटक पाए जाते हैं, तो ये सभी मिलकर फिर क्या करेंगे, जैसे ही इंसान मरा, पेड़ पौधे मरे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो जीव जंतु ऐसे होते हैं जो जैसे मान लो पटरियों पे कहीं मर गए या कहीं खेत में डले हुए हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो काफी बदबू देने लगते हैं। आपने देखा उसमें छोटे छोटे कीड़े लग गए और वो धीरे धीरे पूरा सड़ने गलने लगा। वो दरअसल प्रकृति की करी हुई एक व्यवस्था है, क्योंकि हम किसी भी मुर्दे को या लाश को जलाना और गाड़ना बहुत बाद में सीखे हैं। हम उसके पहले ही हमने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार भी हमने बहुत बाद में किया, पर इन सब जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो इनको हटा देने की एक जो प्रक्रिया है वो प्रकृति ने पहले से ही बना रखी थी, और वो थी अपघटक के द्वारा। ये जो अपघटक होते हैं ये अपने आप उनको मिट्टी में मिला देते हैं। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे परिवार में कोई खत्म हुआ या कोई जीव जंतु हुआ तो हम या तो गड़ाएंगे या उसके लिए जला देते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो ये तकनीक तो बाद में इजाद हुई। उसके पहले तो यही करते थे कि जो भी होगा तो उसको एक जगह पटक दिया, उस जगह को छोड़कर चले गए, या फिर उसको बहुत दूर पे पटक आए तो अपने आप वो मिट्टी में मिल जाया करता था। तो ये हम लोग समझे। अब यहां पर एक छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, जहां पर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है। कहां से, क्योंकि हमने जो अभी बात की थी वह उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक के ऊपर की। अब जब अगर अपन खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, किसकी, खाद्य श्रृंखला की, तो उसमें एक परिवर्तन हो जाता है। कैसे, यहां से अपन ने सबसे पहले तो उत्पादक को उठाया। खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा हूं तो खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक है वो पहले नंबर पर आ जाते हैं। तो यहां देखिए, ये जो उत्पादक है, यहां बहुत अच्छे समझना, ये उत्पादक हो गए प्रथम पोषण स्तर, यानी पोषण स्तर की बात करूं, खाद्य श्रृंखला की बात करूं, किसकी,
खाद्य श्रृंखला की या पोषण स्तर की। तो ये जो उत्पादक है ये प्रथम पोषण के स्तर के हो गए, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये जो इसके ऊपर है ये वाले, तो ये हो गए द्वितीयक पोषण स्तर, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता तो है, साथ साथ में द्वितीय पोषण स्तर का है। कितने का? द्वितीय पोषण स्तर का। अब ये जो आ गया ये है द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि मनुष्य। तो मनुष्य किस में आ जाता है? तृतीय पोषण का स्तर। मनुष्य में तृतीय पोषण का स्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं तृतीयक उपभोक्ता शेर और चीते की बात करूंगा तो ये चतुर्थ पोषण स्तर के हैं, यानी कि एक पोषण स्तर इसमें बढ़कर आ जाता है। तब प्रश्न की जो प्रकृति होती है वह इस तरीके की होती है कि हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य किस स्तर का है या किस पोषण स्तर का है। तो आप क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे द्वितीयक, लेकिन ये हो जाएगा टोटल गलत। आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा तृतीयक, क्योंकि उसके पहले उत्पादक को भी तो प्रथम पोषण स्तर में गिनेंगे भाई। सूर्य उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादक पेड़ पौधे तो करते हैं, तो इसलिए हम प्रथम पोषण स्तर पर उत्पादक को मानेंगे, द्वितीय पर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक पर द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक पर उपभोक्ता पर हम चतुर्थ पोषण स्तर के आदमियों को मतलब चतुर्थ पोषण स्तर के जो शेर और चीते हैं उनको मानेंगे। तो यहां से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें, ये गलती मत करिएगा। ये येलो येलो वाला भाग है, ठीक है। ये देखिए ये जो पूरा येलो येलो वाला भाग है ये वाला, इस वाले चार्ट को अच्छे से समझ लें। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी तो इससे आप लोग समझ जाएंगे। जब प्रश्न पोषण स्तर का आता है तो संख्या 1 घट जाती है, क्लियर। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। बाकी उत्पादक आप समझ गए, उपभोक्ता आप समझ गए और अपघटक आप समझ गए। अब अपन चर्चा करते हैं अजैविक घटक पर, नॉन लिविंग चीजों पर या वस्तुओं पर। ये आ जाते हैं अजैविक घटक। ये होते हैं दो प्रकार के, कार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे और जलवायवीय कारक होंगे। इनको मैं भौतिक कारक भी लिखे देता हूं। जलवायवीय कारक यानी जलवायु से संबंधित, या भौतिक कारक, भौतिक कारक, भौतिक कारक। देखिए अजैविक घटक की यदि अपन बात करें बायोटेक की, तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन को आप लोगों को मालूम है, अपन ने काफी चर्चा की थी, एसिड अम्ल से मिलकर बनता है। क्या इसमें कोई कार्बन होता है? प्रोटीन वाले में बिल्कुल होता है। कार्बन हाइड्रोजन बंध के साथ में जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन की यदि आप सूत्र की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ में बंधे हुए हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ है। जिन जिनमें कार्बन होता है उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो क्या हो गया? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कार्बन है भैया, C6H12O6 है ना, तो यही कार्बोहाइड्रेट हो गया। बसा भी एक तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का ग्लिसरॉल होता है, तो इसमें भी कार्बन है। तो ये तीनों कार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं। अब आते हैं अकार्बनिक पदार्थ। जल H2O क्या कार्बनिक है? बिल्कुल है। वायुमंडलीय गैसें, यहां पर आप कंफ्यूजन होंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो CO2 है, CO है, तो कार्बन तो इसमें है, और यदि कार्बन इसमें है तो ये अकार्बनिक पदार्थ में कैसे आए? तो उसके लिए आपको हमें थोड़ा सा साइड में चलना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन भी दूर कर लें। प्रश्न आता है, लेकिन अच्छे लेवल पे प्रश्न आता है कि CO2 कार्बनिक है या कार्बनिक, तो कभी भी CO2 को आप कार्बनिक ना लगा देना। CO2 एक तरीके से देखा जाए तो अकार्बनिक ही है। याद रखिए, कार्बनिक हम उन्हीं पदार्थ को कहेंगे जिसमें कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा, क्लियर। तो ये जो तीन थे इनमें कार्बन के साथ में हाइड्रोजन था, इसलिए ये कार्बनिक कहलाए। लेकिन जब हम खास तौर पर CO2 की बात करते हैं और CO की बात करते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इनके साथ में हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए अगर देखा जाए तो ये अकार्बनिक पदार्थ में ही आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इसकी सीधी परिभाषा हाइड्रोजन के साथ में होती है। चलिए, मिट्टी आप लोग जानते हैं, सॉइल सभी को मिट्टी में ही मिल जाना है, तो ये अजैविक घटक में आता है। ये अजैविक घटक में आता है। खनिज जो हम लोगों ने देखा, जो एक तरीके से मिट्टी में ही पाए जाते हैं पूरे खनिज, है ना। खनिजों की अपन चर्चा कर लें, पोटेशियम वगैरह हो गए, ये सब जितने भी हैं खनिज होते हैं, मैग्नीशियम हो गए। और चट्टाने, चट्टाने मतलब आप लोग जानते ही हैं। जलवायु कारक में देखा जाए तो तापमान, तापमान को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। आर्द्रता को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से नमी, नमी ही आर्द्रता होती है। प्रकाश की यदि हम बात कर लें तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो मैं देख सकता हूं, तापमान जो महसूस कर सकता हूं, यानी कि प्रकाश का रिजल्ट ही तापमान होता है। ये सभी जलवायु कारक हैं। वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, यदि वायुमंडलीय दाब नहीं मिलेगा तो पेड़ जो है वह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और स्थलाकृतियां, स्थल की आकृतियां, यहाँ स्थल नहीं है, स्थल तो दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ में आ गई, ये चट्टान आ गई। ये स्थलाकृतियां यानी स्थल की जो आकृतियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं, पर आती जलवायु कारक में है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर ये जो
कोई एक पहाड़ है तो पहाड़ की आकृति की चर्चा हो रही है, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी इन सभी चीजों को प्रभावित कर रही है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ आदमी रह रहे हैं और यहाँ पर वर्षा काफी होती है और इस तरफ में वर्षा नहीं होती। तो यहाँ भी एक जलवायु कारक के चक्कर में जो इनका इकोसिस्टम है वह अलग प्रकार का है। तो समझ गए, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक, इन सभी को याद कर लेना, सीधा प्रश्न आ जाता है। स्थलाकृतियां किससे संबंधित होती हैं? चट्टानें अकार्बनिक हैं, कार्बनिक हैं। तो आप लोगों को यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अपन समझते हैं लिंडमान का ऊर्जा नियम। देखिए, लिंडमान एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया, काफी ज्यादा विशेषज्ञ थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा का स्तर है यह 10% पर चलता है। कैसे 10% पर? मान लीजिए सूर्य से जो 100% ऊर्जा आ रही है, तो सूर्य से जो 100% ऊर्जा आएगी, तो कोई भी, चाहे वो प्रथम व्यक्ति कोई भी हो, उस ऊर्जा को यदि लेता है तो उसका सिर्फ 10% लेगा, और उसका जो 10% वो ले पाया, फिर इसको अगला वाला उसका 10% लेगा, उसका अगला वाला उसको 10% लेगा, और अंत में जाते जाते ये 10-10 के में विभाजित होती जाएगी। तो यही लिंडमान का ऊर्जा का नियम था, जिसे 10% का नियम भी कहते हैं। उदाहरण है कि मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, अब सूर्य ने से इन्होंने एनर्जी ली कितनी? 100%। किन्ने? पेड़ ने। अब इन्हें एनर्जी ली तो ये 100% सूर्य तो दे रहा है, पर ये कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे? मात्र के लिए 10%। अब इन्होंने 10% ले लिया पेड़ ने। अब 10% के बाद बकरी आई, बकरी ने कहा बढ़िया लगी है यार पेड़, इसको खा जाओ, तो बकरी खा गई। तो बकरी को कितना मिलेगा? 10 का 10% यानी 1% मिल गया, 1%। अब मान लीजिए मनुष्य आया, मनुष्य ने बोला बकरी को उड़ा दो आज, तो मनुष्य ने बकरी को उड़ा दिया। तो इसमें जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा का 0.1%, कितना? 0.1%। ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक है ना। देखिए रुकिए, मैं इसको बता देता हूं, ये 1% है। अब ये कितना आ गया? 0.1। अब मनुष्य को देखा शेर ने कहा मैं भी खा जाऊं, तो जब शेर खाने आया तो 0.01%, यानी कि ऊर्जा यहां तक आते आते माइनस होती चली गई, सब माइनस होती चली गई। कितनी माइनस होती चली गई? पूरे का 10%, यानी 10% ही आदमी या जो भी इस खाद्य श्रृंखला में है, पोषण स्तर पर है, ले पा रहे हैं। समझ गए? तो यही लिंडमान का ऊर्जा का नियम था। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के जमाने में व्यक्ति अधिकतम अगर देखा जाए तो शाकाहारी हुआ करते थे, एकदम बहुत पूर्व की नहीं, उस समय तो मांसाहारी हुआ करते थे। उसके बाद शाकाहारी पे जब जीवन आया, उनकी आयु बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, और उनको उतने ज्यादा रोग भी नहीं लगा करते थे। वो इसीलिए क्योंकि वो शाकाहार का डायरेक्ट उपयोग करते थे और 100 में से सीधे 10% लेते थे। अब तो मनुष्य ने बकरी को भी खा लिया, मुर्गा को भी खा लिया, तो इन सब चीजों को खाते खाते कहीं ना कहीं उनके पास ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए आप सीधी सीधी कच्ची सब्जी लेकर आए, कच्ची सब्जी आपने डायरेक्ट खा ली, तो आप लोगों को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी इसकी अपेक्षा कि आप उसको पका के खाएंगे। लेकिन चूंकि अब आपकी प्रकृति ऐसी हो चुकी है कि यदि आप बिना पकाए खाएंगे तो हो सकता है आपका पेट ही खराब हो जाए। तो इसीलिए पका कर खाना जरूरी है, क्योंकि वो जल्दी पच जाता है, पर उसके पोषक तत्व तो सारे निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये तो था पूरा अपना एक तरीके से मैप, एक तरीके से चित्र, जो आपके दिमाग में एकदम से बस चुका है। इसको आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब अपन आते हैं सीधे प्रश्नोत्तर पर। पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी कहलाता है। कितनी अच्छी बात है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न जनसंख्या को क्या कहेंगे? निश्चित क्षेत्र में तो जैविक समुदाय। जैविक समुदाय ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, एक प्रकृति के द्वारा और एक मनुष्य के द्वारा। मतलब कि एक प्रकृति ने बनाया है, मान लीजिए प्रकृति के द्वारा, यदि मैं आज यहाँ पर जबलपुर की बात कर लूँ, जैसे मैं जबलपुर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर एक आदमी होंगे, मतलब कुछ आदमी होंगे जिन लोगों का अपना एक अलग कल्चर टाइप का होगा, है ना, जो थोड़े वन में रह रहे होंगे या शहर में रह रहे होंगे, उनका एक अलग कल्चर होगा। और एक मनुष्य जो अपने मन से खुद बना लेता है, मान लीजिए उसने अपने घर में छोटा सा एक तालाब बनाया, उसमें 4 मछलियां डाल ली, एक कछुआ डाल लिया, तो उसने एक अपना बना लिया। तो ये खुद का भी हो सकता है और प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। क्लियर है? तंत्र, और इसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कह देंगे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है महासागरों में। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्थायी, यानी कि ये बार बार टूटता बिगड़ता नहीं है, स्थायी है, एक जैसा ही रहेगा, ये महासागरों में। ये प्रश्न बार बार आता है, वेरी IMP दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द पारिस्थितिकीय तंत्र आ गया दोस्तों तो टेंसले लगाएंगे आप। मान लीजिए ऑकियोलॉजी आ जाता तो आप हैकले लगा देते, लगाते। टेंसले ने कब किया था? 1935 में। अरे अभी तो पढ़ा, भूल गए? याद भी करते चलिए दोस्तों। जैव भूरासायनिक चक्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सभी तत्व चक्रण करते रहते हैं, ये कभी टूटता नहीं है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। यदि ये टूट जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या पेड़ कभी वायु देना बंद कर देते हैं? नहीं करते। आप क्या CO2 देना बंद कर देते हैं? अगर आपने CO2 देना बंद कर दी तो इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में नहीं है ना। तो ये जो क्रम है वह लगातार चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? तो देखिए, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट्स। अपन ने दोनों को पढ़ लिया। जैविक घटक जिनमें जीवन है, जो लिविंग पर्सन है, जिनमें वृद्धि होती है। अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें वृद्धि नहीं होती। अजैविक घटक में एक तरीके से देखा जाए तो 5 तो मुख्य तत्व होते ही हैं। इनको तो आप बिल्कुल अपने जवान पे याद रखना है। पृथ्वी, आकाश, जल। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। हो गए 5 पूरे अजैविक घटक। हाँ 5 हो गए। तो इनको हमेशा याद रखें क्योंकि मनुष्य को इन्हीं से बनना है और इन्हीं में मिल जाना है। क्लियर है? जैविक घटक क्या कहलाते हैं? जो जीवित होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 प्रकार। उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटक डिकम्पोजर। अपघटक में जीवाणु कवक आ जाते हैं दोस्तों। उत्पादक कौन होते हैं? वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ये हो गए हरे पौधे, उत्पादक। क्लियर? उपभोक्ता कौन होते हैं? वह घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। हम, बकरी, गाय, शेर, चीता, ये सभी उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से जीव आते हैं? गाय, भैंस, बकरी। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खा लेते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो लोमड़ी आएगा, भेड़िया आएगा, मोर। यह प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्लियर? तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाता है? बाघ, शेर, चीता। यह द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। अब आप शुरुआत में चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। बार बार आदमी लगा आता है मात्र के लिए द्वितीयक उपभोक्ता। वो सोच लेता है द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी है। अरे भाई वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। देखिए यहाँ पे आइए, समझिए। ये देखिए, मनुष्य है तो मनुष्य क्या क्या खाएगा? पेड़ पौधों को भी खाता है। भाई आप सब्जी लेके आते हो कि नहीं लेके आते हो? लेके आते हो। कभी मन चलता है तो चिकन भी ले आते हो। तो दोनों चीजें लेके आते हो। कभी मुर्गा चटका दिया, कभी नॉर्मल अपन ने खाना खा लिया। तो इसको और इस दोनों को देखा जाए तो वह प्राथमिक उपभोक्ता भी है। अगर देखा जाए तो द्वितीयक उपभोक्ता तो वो है ही, यानी सर्वहारी भी है और शाकाहारी भी है। लेकिन उसको हम सर्वहारी बोलें क्योंकि सर्वहारी के में शाकाहारी भी आ गया और मांसाहारी भी आ गया। तो वो वैसे क्या है? सर्वहारी। द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की गिनती में मनुष्य आता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? चलिए, यहां इंसान गलती कर देते हैं इसलिए बता दिया हमने। अब घटक डिकम्पोजर, इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं। यह मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का गठन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अजैविक घटक क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक वे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें ग्रोथ नहीं होती। उनका अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बिना जैविक घटक के तो पारिस्थितिकी तंत्र है ही नहीं ना, है ना। मान लीजिए नहीं है वायु, वायु नहीं है। मान लीजिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी एक तरीके से देखे जाए तो अजैविक घटक कहलाते हैं। मान लीजिए ये नहीं है तो इनके बिना कैसे हो पाएगा? इन सभी में, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक भी कड़ी यदि गड़बड़ है तो फिर पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ है। आप देखिए कितना सिस्टम से जमा हुआ है सब कुछ। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा। तो कार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे और जलवायवीय कारक होंगे। कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण, अपन ने कार्बनिक पदार्थ के उदाहरणों को देखा था दोस्तों। क्या क्या थे? प्रोटीन था, है ना, कार्बोहाइड्रेट था और वसा। अब यहां मैं लिख दूंगा तो आप लोगों को याद भी होता चलेगा, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ की यदि हम बात कर लेंगे तो क्या क्या था दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ में? अकार्बनिक पदार्थों में हमने देखा था दोस्तों, जल था जिनमें कार्बन नहीं होगा, है ना। वायुमंडल में गैसें थी, वायुमंडल की गैसें थी। और जलवायवीय कारक के उदाहरण में देखा जाए तो तापमान था, तापमान था, प्रकाश था,
तापमान था, प्रकाश था, ये सभी थे। देखिए दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, है ना। चलिए अब अपनी जो क्लास है वो भी समाप्त होने वाली है। उदाहरण के लिए जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा और खनिज पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी वो अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपनी क्लास जो है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट हो गई है। वन डे एग्जाम के हिसाब से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके लगभग पूरे के पूरे प्रश्न अपन लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। चलिए कुछ प्रश्न और हैं उनको देख लें, जैसे कि पारिस्थितिकीय पदछाप किसे कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि ही पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। यानी कि एक मनुष्य को जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, क्योंकि वो कहीं तो रहेगा, वही पदछाप है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कुछ पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान को देख लिया जाए, जैसे कि अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। चेन्नई में CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। बेंगलुरु में पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र है। धनबाद में खनन पर्यावरण केंद्र है। और कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र है। चलिए दोस्तों, तो आज की थोड़ी क्लास अपन जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं